Hello and welcome to Notebook IS. My name is Mansi. Today is 7th August and we are here to discuss some current affairs from The Hindu. So let's begin. आज के हमारे आर्टिकल्स है ये. बांग्लादेश स्टूडेंट्स आस्क यनस टू लीड फॉर नाउ. बांग्लादेश में आपको पता ही है जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने जो है वो रिज़ाइन दे दिया है. उसके बाद मतलब उसके रीजंस और उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, वो हम इस आर्टिकल में जानेंगे, अच्छे से जानेंगे. ठीक है. सेकेंड आर्टिकल हमारा है ऑन द कस्प ऑफ ग्लोरी. ओलंपिक्स पे हमारे पास 4th मेडल जो है वो सिक्योर हो गया है. अब वो गोल्ड होगा या सिल्वर ये हमें बहुत ही जल्द पता चलेगा. ठीक है. किन्होंने किया है कि क्या किस ओलंपिक स्पोर्ट में वो हुआ है, इस आर्टिकल में हम आगे जानेंगे. सेबी प्रपोजेस रिलैक्सिंग नॉर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड एनालिस्ट. सेबी ने जो है वो कुछ नॉर्म्स जो है वो प्रपोज किए हैं जो एडवाइजर्स है, ठीक है, जो सेबी के जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है और एनालिस्ट है, ठीक है, उनसे रिलेटेड ये कुछ नॉर्म्स है. क्या नॉर्म्स है, क्यों ये प्रपोज किए गए, ठीक है, और सेबी के बारे में भी बहुत अच्छे से जानेंगे कि सेबी क्या है, मतलब किस बॉडी का नाम है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, इस आर्टिकल में हम आगे जानेंगे. अर्थक्वेक 2500 years ago abruptly changed गंगा रिवर्स कोर्स. अब गंगा रिवर का कोर्स जो है वो 2500 years ago एक अर्थक्वेक ने जो है उनका रूट चेंज किया था. वो कैसे किया था, कैसे हुआ था और रूट क्या से क्या हुआ था वो हम इस आर्टिकल में जानेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. आर्टिकल पढ़ने से पहले हम कल के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. कल क्लास के एंड में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, वो हम जान लेते हैं, उसका क्या आंसर्स है डिस्कस कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट ऑन वेस्टर्न घाट्स इज करेक्ट. कस्तूरी रंजन रिपोर्ट जो है, कमेटी की रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की गई थी. ठीक है, उसके बारे में कल मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है आपको रिपोर्ट में. ठीक है, उसके जो कस्तूरी रंजन रिपोर्ट ऑन वेस्टर्न घाट्स जो है, ESA वेस्टर्न घाट के कुछ पार्ट्स को जो है ESA जोन, ESA एरियाज़ में कन्वर्ट, ESA एरियाज़ का नाम देने की जो है वो कमेटी की रिपोर्ट थी. अब उसमें से कौन सा ये स्टेटमेंट है जो उस रिपोर्ट से रिलेटेड है वो हम जानेंगे. ठीक है. द रिपोर्ट डेमोक्रेट्स 37% ऑफ वेस्टर्न घाट्स एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव. ठीक है, रिपोर्ट क्या कहती है कि 37% ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर इकोलॉजिकली सेंसिटिव. यस, दिस इज करेक्ट. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ये रिपोर्ट ये बताती है हमें कि हाँ ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जो है वो एरिया है वेस्टर्न घाट्स के. ठीक है, 37% जो है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज है. द रिपोर्ट रिकमेंड्स अ ब्लैंकेट बैन ऑन ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन वेस्टर्न घाट्स. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. ठीक है, बिकॉज सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एक साथ बैन नहीं कर सकते हम. कुछ जो ज़्यादा हार्मफुल है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बट सारे एक्टिविटीज़ बैन नहीं कर सकते. तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है. द रिपोर्ट सजेस्ट प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द रीजन. यस, दिस इज करेक्ट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो प्रमोट करता है ये रिपोर्ट. तो इसका आंसर जो है वो है बोथ A एंड C. ठीक है, इसका आंसर D है. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द स्टेटमेंट about प्रधानमंत्री मुद्रा योजना is correct. It is a scheme launched to provide loans to large enterprises. नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है. ये स्कीम जो है वो स्मॉल MSMEs जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है उनको जो है वो लोन्स प्रोवाइड कराती है ये स्कीम. ठीक है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट. दिस इज रॉन्ग. It aims to provide financial support to non-corporate, non-farm small micro enterprises. Yes, this is correct. ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस को. स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस जो होते हैं जो स्टार्टअप्स होते हैं जिनमें जो है इन्वेस्टमेंट की नीड होती है, बट कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं कर पाते हैं. जो स्मॉल स्टार्टअप्स होते हैं उनको जो है फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है. सी क्या है, द मैक्सिमम लोन अमाउंट अंडर द स्कीम इज 10 लाख. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो 10 लाख है. 10 लाख तक का जो लोन है वो इस योजना के तहत जो है वो MSMEs की जो एंटरप्राइजिंग ग्रुप्स है उन्हें मिलेगा. तो आंसर क्या है इसका, B एंड C बोथ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स टू वफ्त एक्ट 1995। अब कल हमने पढ़ा कि वफ्त एक्ट में जो है अमेंडमेंट्स की जा रही है, ठीक है, क्यों अमेंडमेंट्स की जा रही है, क्या है वफ्त एक्ट, ये सब हमने कल के लेक्चर में अच्छे से पढ़ा है। तो इसके रिगार्डिंग बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट उसके वफ्त एक्ट 1995 के रिगार्डिंग करेक्ट है, ठीक है। द वफ्त अमेंडमेंट एक्ट 2013 introduced provisions for better management of Waqf properties. Yes, this is correct. The amendment mandates the computerization of Waqf records. Yes, this is also correct. The amendment removed the provision of Central Waqf Council. ठीक है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का जो है वो अमेंडमेंट रिमूव कराया है, ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है, बट ऐसा नहीं है, नहीं कराया है, ठीक है, सिर्फ 1 और 2 करेक्ट है इसमें, तो ए आंसर इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ महाराष्ट्र प्रिजन बिल 2024। अब कल मैंने आपको डिस्कस किया था कल आपसे कि महाराष्ट्र प्रिजन बिल है क्या, अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है, कौन से एक्ट को वो रिप्लेस करता है वो भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। अगर फिर भी डाउट है तो पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हो वो वाला पोर्शन। Introduction of technology for monitoring and managing prisons, provisions for payroll and furlough reforms, enhancement of educational and vocational training for inmates। ये करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तीनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो आंसर क्या है डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, आगे के आर्टिकल्स क्या है, ठीक है। आज के आर्टिकल्स है स्टूडेंट बांग्लादेश स्टूडेंट्स आस्क यनस टू लीड फॉर नाउ। अब बांग्लादेश में क्या हुआ है, बांग्लादेश में जो बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है शहाबुद्दीन, उन्होंने पार्लियामेंट डिसॉल्व करी है, ठीक है, डिसॉल्व करी है, जिसके इलेक्शंस जो है वो जनवरी में कंडक्ट किए गए थे, वो पार्लियामेंट जो है वो डिसॉल्व की गई है, क्योंकि जो हसीना है, जो शेख हसीना है मैम, उन्होंने जो है रेजिग्नेशन दे दिया है, इस वजह से रेजिग्नेशन देके वो इंडिया में अभी फ़िलहाल रह रहे हैं, ठीक है। उनका अभी लेटेस्ट न्यूज़ भी ये आ रही है कि उनका जो वीज़ा है वो यूके और यूएस दोनों द्वारा जो है वो वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया है। अब वो आगे मतलब किसकी तरफ देखेंगी, किसका आसरा लेंगी, वो हमें आगे देखना है, ठीक है। और ये आर्टिकल हमें बताता है कि उन्होंने जो है पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शेख हसीनाज रेजिग्नेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। इंडिया के ऊपर अब इसका क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है, हम वो आगे जानेंगे। थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। बांग्लादेश हैज प्लग्ड इन सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल टर्मोइल फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर शेख हसीनाज रेजिग्नेशन ऑन August 5 अगस्त को जो है उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, ठीक है। हर डिपार्चर ड्रिवन बाय मैसिव प्रोटेस्ट, उनका जो डिपार्चर था वो मैसिव प्रोटेस्ट और केओस क्रिएट होने के बाद में था, ठीक है। वो बांग्लादेश छोड़ के जो है वो इंडिया में फिलहाल रह रही थी। मिलिट्री इंटरवेंशंस एंड मार्क द एंड ऑफ हर 15-year रूल। 15-year रूल के बाद जो है उन्होंने रिज़ाइन किया था, वो 15 years तक जो है वो ही प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की। उसके बाद जो है उन्होंने अभी रिज़ाइन किया है, क्योंकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हुआ था, ठीक है। डिसअपियरेंस एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स ये भी हुए थे, इस वजह से कल आपको अगर इसके डिटेल रीजन जाना है तो कल की वीडियो में जाके देखिए, कल भी मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया था, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट्स ऑन इंडिया। अब इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट। इंडिया पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर पीएम ने वो देश छोड़ के कहीं चले गए हैं, या उस देश में राइट्स हो रहे हैं, उस देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो हर कोई जो है अपना बेनिफिट भी देखेगा, हर कोई जो है मतलब कुछ प्रोज एंड कॉन्स दोनों होंगे, दोनों कॉइन के साइड्स देखे जाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे, स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक गेन्स, ये जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ये पॉइंट, ठीक है। improved bilateral relations with Hasina's departure there might be an opportunity to reset diplomatic ties। अब हसीना जी के डिपार्चर की वजह से जो है अगली गवर्नमेंट जो बनेगी, ठीक है, उससे जो है डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो इंडिया के काफ़ी अच्छे बन सकते हैं, अगर इंडिया ने उसमें सपोर्ट किया तो, ठीक है। Regional stability. India can play a pivotal role in stabilizing region by promoting democratic processes and offering
offering medication services, thus enhancing its leadership image in South Asia. अब इंडिया ने बहुत सारे राइट्स हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें मेडिकेशन सपोर्ट प्रोवाइड करके या फिर और भी चीज़ें प्रोवाइड करके जो है रीजनल स्टेबिलिटी जो है वो इंडिया मतलब ला सकता है, ठीक है। उससे बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो एक बहुत अच्छा लीडर कहलाएगा साउथ एशिया ग्रुप में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। जीएस पेपर 3 के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सब्जेक्ट में आता है ये। आगे पढ़ते हैं ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स। अ न्यू गवर्नमेंट माइट बी मोर ओपन टू रीऑर्गेनाइजिंग द ट्रेड, renegotiating the trade agreements, potentially benefiting Indian export and investments in Bangladesh। अब नई गवर्नमेंट बनेगी, नई गवर्नमेंट जो है वो अपने नए आइडियाज़ के साथ में आएगी, नए ट्रेड रूट्स के साथ में आएगी, नए जो उनको मतलब जो डेवलपमेंट्स एस्टैब्लिश करने होंगे बांग्लादेश में, उस इंटेंशन से आएगी। तो इंडिया का इसमें क्या पार्ट है कि इंडिया जो है उसको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि जो ट्रेड के जो नॉर्म्स होंगे, जो ट्रेड के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो रीनेगोशिएट होंगे, ठीक है। रीनेगोशिएट होने के बाद जो है वो इंडिया को बेनिफिट मिलेगा, बांग्लादेश को भी बेनिफिट मिलता है इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, continued cooperation on infrastructure projects like rail and road link can bolster connectivity and economic integration। economic integration और connectivity को booster करेगा infrastructure project, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट छोड़ के जाती है तो नई गवर्नमेंट अपने ओपिनियन के साथ आती है, हर चीज़ में उनका एक अपना नज़रिया होता है, ठीक है। तो जो नया नज़रिया होता है उसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट होगी, उसमें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, तो उससे इंडिया और बांग्लादेश दोनों को जो है बेनिफिट मिलेंगे। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स देख लेते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स इसमें काफ़ी सारे होते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि कोई भी कॉन्टिनेंट का, कोई भी देश का कोई भी पार्ट जो है वो थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, तो वहाँ पर या उससे उसके आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उनको जो है वो मतलब उनको जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि नेबर है तो अगर पड़ोसी के घर में कुछ हो रहा है तो हमें तो अफेक्ट होगा उस चीज़ से, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स, जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। इंक्रीज्ड इन्फ्लक्स रेफ्यूजीज। अब मैंने कल मैप के थ्रू बताया था कि बांग्लादेश कहाँ है, उसके जो इंडिया से बॉर्डरिंग कंट्री, इंडिया से जो है वो बॉर्डरिंग स्टेट कौन से है, ठीक है। तो इस पॉइंट का कहना यह है कि इंक्रीज इन्फ्लक्स रेफ्यूजी, तो रेफ्यूजीज जो है ना, अगर कोई देश अनस्टेबल है, कोई देश में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो अपनी जान मतलब जो लोगों को अपनी जान प्यारी वो थोड़ा निकल के कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे या थोड़े दिनों के लिए कहीं और माइग्रेट हो जाएंगे या अपना सारा ही बोरिया बिस्तर लेके कभी कभी कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि इंडिया में रेफ्यूजीज ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वाले सेक्शन में जो है वो रेफ्यूजीज ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि हर कोई जो है छोड़ के कहीं और जाना चाहेगा, और इंडिया सबसे पास है क्योंकि नेबरिंग कंट्री है, इस वजह से इंडिया में रेफ्यूजीज बढ़ेंगे। टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी, अनरेस्ट इन बांग्लादेश unrest in Bangladesh could be exploited by insurgent groups implicating India's northeastern states, which have historically been vulnerable to cross-border insurgencies। पहले ही हिस्टोरिकली मतलब ये वल्नरेबल स्टेट है कि पहले से ही जो है क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसीज बहुत हो रही है। अब इतने मतलब राइट्स प्रोटेस्ट के बाद में जो है वो इंक्रीज ही होगा, अब कम तो होगा नहीं, इंक्रीज ही होगा, ठीक है। इकोनॉमिक एंड ट्रेड डिसरप्शंस, ठीक है। जीएस पेपर 3 में ये इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सप्लाई चेन disruption, ongoing violence, instability can disrupt trade routes and supply chains affecting economic activities। अब पहले से ही जो ट्रेड रूट्स एस्टैब्लिश्ड है, पहले से ही जो ऑनगोइंग ट्रेड्स चल रहे हैं, ठीक है, सप्लाई चेन्स है, तो एक्सपोर्ट वगैरह है, इंपोर्ट है, तो वो डिस्टर्ब तो होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि जब स्टेबल ही नहीं होगा कोई देश तो फिर मतलब इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में दिक्कतें आएंगी। तो ये पॉइंट वो कहता है। इन्वेस्टमेंट रिस्क, इंडियन बिजनेसेस ऑपरेटिंग इन बांग्लादेश माइट फेस इंक्रीज्ड रिस्क लीडिंग टू अ पॉसिबल री-इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक टाइज। अब जब कहीं
बांग्लादेश में जब राइट्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर जो भी मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट की गई होगी या जो भी किसी ने फ्रेंचाइजीज वगैरह खोली होगी अपनी फॉरेन जो रेस्टोरेंट्स या फिर फॉरेन जो भी जिन्होंने भी करी होगी इन्वेस्टमेंट्स, तो क्या होता है ना वो अपने इकोनॉमिक टाइज इन्वेस्टमेंट्स को है ना रीथिंक करने लग जाता है कि मतलब क्या सही था वहाँ इन्वेस्ट करना, अब अगर मैंने फिर इन्वेस्ट किया तो फिर से ये प्रॉब्लम ना आ जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट वो बताता है हमें। जियोपॉलिटिकल रिपरकशंस जीएस पेपर 2 में इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट के लिए। चाइनाज इन्फ्लुएंस इंस्टेबिलिटी माइट प्रोवाइड चाइना विद एन अपॉर्चुनिटी टू डीपन इट्स इन्फ्लुएंस इन बांग्लादेश। चाइना के लिए ये अच्छी क्या कहते हैं उसको, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्योंकि अपना बांग्लादेश में जो है वो अनस्टेबिलिटी है। ठीक है, अनस्टेबल है फिलहाल बांग्लादेश की पब्लिक, तो चाइना जो है वो अपना इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करेगा। ठीक है, रीजनल पावर डायनामिक्स द पावर वैक्यूम कुड लीड टू अ रिकॉन्फिगरेशन ऑफ रीजनल अलायंस इम्पैक्टिंग इंडिया स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस। आगे बढ़ते हैं। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत वक्त से न्यूज़ में है और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स या मेंस दोनों में आ सकता है। मैंने एक मेंस का क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनाया हुआ है। कल मैंने प्री के भी क्वेश्चंस बनाए थे इस टॉपिक से रिलेटेड, मेंस के भी बनाए थे। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं आप वो। इवैल्यूएट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल इन बांग्लादेश ऑन इंडिया स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में जो टर्मोइल फेस कर रहा है बांग्लादेश, उसके रिपरकशंस क्या होंगे, वो इंडिया के ऊपर जो रिपरकशंस है वो क्या होंगे। ठीक है, वो हमें इस क्वेश्चन में जो है वो एक्सप्लेन करना है। व्हाट स्ट्रैटेजीज कैन इंडिया एम्प्लॉय टू मिटिगेट पोटेंशियल इकोनॉमिक डिसरप्शंस। पेपर 3 इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। पेपर 3 में जो है ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, स्ट्रैटेजीज बतानी है हमें, इंडिया कौन सी स्ट्रैटेजीज अपना सकता है ये जो इंस्टेबिलिटी पैदा हुई है उसे नॉर्मल करने के लिए, और अपने उनके इंडिया और बांग्लादेश के जो ट्रेड वगैरह है उसको सही करने के लिए, उसके जो रेपरकशंस है उसे कैसे फेस करेगा, वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, आंसर ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। ऑन द कस्प ऑफ ग्लोरी, अब ये जो है विनेश फोगाट, इन्होंने 4th मेडल सिक्योर कर लिया है ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स आपको पता है ओलंपिक्स चल रहे हैं। ठीक है, ओलंपिक्स चल रहे हैं पेरिस में 2024 के। तो विनेश फोगाट जो है उन्होंने जो है 4th मेडल सिक्योर कर लिया है। अब वो गोल्ड है या सिल्वर वो हमें कंफर्म नहीं है अभी तक। वो सेमीफाइनल्स में जो है वो सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, आगे वो जब होगा उनका फाइनल्स तब हमें पता चलेगा कि गोल्ड है या सिल्वर। ठीक है, ओलंपिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इनका स्पोर्ट कौन सा था? 50 किलोस फ्री स्टाइल रेसलिंग जो है वो उनका स्पोर्ट था। ठीक है, वुमेन रेसलिंग जो है उनका स्पोर्ट था। ठीक है, इसमें जो है वो उन्होंने गोल्ड या सिल्वर अभी हासिल करेंगी। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं ओलंपिक्स के बारे में। ओरिजिन कहाँ से हुआ था? ओलंपिया, ग्रीस। फर्स्ट जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स खेले गए थे वो 776 में खेले गए थे। 776 टू 393 AD तक जो है वो एशियंट ओलंपिक्स चला था। ठीक है, उसके बाद जो है वो मतलब काफ़ी उसके बाद जो बंद हो गया था, थोड़े टाइम के लिए नहीं खेला गया था। फिर मॉडर्न ओलंपिक्स जो है वो हुआ था, मॉडर्न ओलंपिक्स स्टार्ट हुआ था 1896 में, एथेंस में हुआ था पहला मॉडर्न ओलंपिक्स। ठीक है, ओलंपिक का सिंबल जान लेते हैं, ओलंपिक रिंग्स। ओलंपिक रिंग्स जो मैंने बताया था इससे इंटरलॉकिंग 5 रिंग्स है। इंटरलॉकिंग 5 रिंग्स जो है, इंटरलॉकिंग ये 5 रिंग्स जो है वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? इट रिप्रेजेंट्स 5 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स की यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। 5 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स की यूनिटी। कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप एंड ओशनिया। ठीक है, ये 5 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स की यूनिटी को रेफर करते हैं ये। ओलंपिक का मोटो क्या है? सिटुअस, अल्टियस और फोर्टियस, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। इंडिया का पार्टिसिपेशन क्या है? फर्स्ट पार्टिसिपेशन। इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स इन 1900 में पहला पार्टिसिपेशन था इंडिया का, विथ नॉर्मन पिचर्ड विनिंग 2 सिल्वर मेडल्स इन एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में 2 सिल्वर मेडल मिले थे इन्हें, नॉर्मन पिचर्ड को। ठीक है, मेजर अचीवमेंट्स क्या है?
India has won 8 gold medals in the field hockey, with the first coming in 1920 1928 में 1928 से अब तक जो है वो 8 गोल्ड मेडल्स मिल चुके हैं हॉकी में इंडिया को। ठीक है, इंडिविजुअल गोल्ड क्या है, अभिनव बिंद्रा वन इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन शूटिंग एट 2008 के जो ओलंपिक्स थे उसमें अभिनव बिंद्रा जो है उन्हें फर्स्ट गोल्ड मिला था, इंडिया का फर्स्ट गोल्ड था वो इंडिया का। ठीक है, जब से ओलंपिक स्टार्ट हुआ था 2008 में मिला था उन्हें। रीसेंट सक्सेस क्या है, पिछला जो ओलंपिक्स हुआ था 2020 में, उसके कुछ जान लेते हैं। उसमें क्या था, नीरज चोपड़ा वन गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो ऑन एट 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। मीराबाई चानू वॉन सिल्वर इन वेट लिफ्टिंग एट 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू जो है उनको, नीरज चोपड़ा को गोल्ड और इनको सिल्वर मिला था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नोटेबल एथलीट्स, मिल्खा सिंह और पीटी उषा, इन दोनों को, ये दोनों नोटेबल एथलीट्स है। एशिया का क्या पार्टिसिपेशन है, मेजर कंट्रीब्यूशन चाइना, जापान, साउथ कोरिया। ठीक है, पढ़ लीजिए कि सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स क्या क्या है। 1964 टोक्यो ओलंपिक्स मार्क जापान्स emergence as modern industrial nation. 2018 Beijing Olympics demonstrated China's rise as global power. अगला जो आर्टिकल है वो पढ़ लेते हैं। अगला आर्टिकल किसके बारे में है, अगला आर्टिकल जो है वो सेबी के बारे में है। अब सेबी क्या है, ठीक है, सेबी क्या है, क्या बॉडी है, क्या रेगुलेट करती है वो, ठीक है, किस चीज़ को एडमिनिस्टर करती है वो हम आगे पढ़ेंगे। सेबी प्रपोजेस रिलैक्सिंग नॉर्म्स फॉर इन्वेस्टर्स, एडवाइजर्स, एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एनालिस्ट। ठीक है, सेबी ने जो है कुछ नॉर्म्स प्रपोज किए हैं, वो क्या नॉर्म्स है वो हम आगे पढ़ लेते हैं। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया has proposed several relaxations in regulation for investment advisors, IAs, and research analysts, RAs, to encourage greater participation and curb of influence unregular फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स। हियर आर की पॉइंट्स। ठीक है, की पॉइंट्स जान लेते हैं कि क्या क्या प्रपोज किया है उन्होंने, क्या रिफॉर्म किया है, क्या जो अच्छे जो नॉर्म्स हैं उनके बेनिफिट में क्या क्या नॉर्म्स है। ठीक है, क्या बेनिफिट करेंगे वो हम जान लेते हैं। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, अब एक सेबी के लिए जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते थे और रिसर्च एनालिस्ट होते थे उनके लिए क्वालिफिकेशन लगता था, मतलब सिलेक्ट होने के लिए क्राइटेरिया लगता था। तो वो क्राइटेरिया जो है वो भी, मतलब उसमें भी रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है सेबी ने। सेबी प्लान्स टू रिड्यूस मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री टू ग्रेजुएट डिग्री। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री से जो है ग्रेजुएट डिग्री पर जो है सेबी आ चुकी है। मतलब पहले पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लगती थी रिसर्च एनालिस्ट के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट जो रिसर्च एनालिस्ट के लिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के लिए। तो अब जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री लगेगी, सिर्फ ग्रेजुएशन की करके आप इसमें रिसर्च एनालिस्ट या फिर इन्वेस्टमेंट एनालाइजर में जा सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो है वो बन सकते हैं। नेटवर्थ रिक्वायरमेंट, द करंट मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट इज प्रपोज टू बी एबॉलिश्ड। एक नेटवर्थ रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया था कि एक सर्टेन नेटवर्थ होनी चाहिए। ठीक है, तो नेटवर्थ का जो क्राइटेरिया है वो अबॉलिश कर दिया गया, वो हटा दिया गया है। उसकी जगह पर जो है जो आपके जो क्लाइंट्स होते हैं उसका नंबर बढ़ गया है कि इतने सर्टन क्लाइंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी जो आप है तभी एडवाइज़र या फिर एनालिस्ट की पोस्ट पे जो है वो रह सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेशन प्रोसेस, अब सर्टिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता था, एवरी 3 ईयर आपके जो सर्टिफिकेट्स है वो आपको फिर से दिखाने पड़ते थे, फिर से सबमिट करने पड़ते थे। अभी जो है वो अभी ऐसा नहीं होगा, एवरी 3 ईयर नहीं होंगे सर्टिफिकेट्स। ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन के वक्त ही जो भी सर्टिफिकेशन का प्रोसेस होगा वो कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद आपको कोई प्रोसेस नहीं करना है इसका। Clients and fee regulations. Individual IAs must register as non-individual IAs if they exceed 300 clients or 1 crore of fee collection in financial year. Additional SEBI process keeping fees for RS, allowing them to charge minimum of rupees 1.2 lakh per annum per family except for institutional clients.
मॉडल पोर्टफोलियोज एंड एआईज, न्यू रेगुलेशंस विल इंट्रोड्यूस, नए रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस होंगे मॉडल पोर्टफोलियोज के लिए, ठीक है। मॉडल पोर्टफोलियोज के लिए जो है नए रेगुलेशंस जो है वो लाए जाएंगे। रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर, एक्यूरेट नॉमेनक्लेचर, बेंचमार्किंग एंड परफॉर्मेंस वैलिडेशन। आगे पढ़ते हैं। अब से भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसमें प्री के बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं, प्री में, यूपीएससी मेंस में भी बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ छोड़नी नहीं है आपको, ठीक है। क्या प्रोविजंस लिए सेबी ने, मतलब क्या उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया है, क्या रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए हैं, ये सब आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। करंट में पढ़ते रहोगे तो आपको पता रहेगा कि क्या क्या नए नए जो नॉर्म्स है वो इस्टेब्लिश हुए हैं, ठीक है। करंट पीवाईक्यूज देख लेते हैं पहले। पीवाईक्यूज क्या क्या आ चुके हैं सेबी टॉपिक से, ठीक है। प्रीलिम्स 2021 में जो है वो क्वेश्चन आ चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992 अंडर सेबी एक्ट, ठीक है। SEBI is responsible for regulating the security market in India. Which of the statement is given above are correct? ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये तीनों स्टेटमेंट फीचर्स है सेबी के। ये सेबी के बारे में बताते हैं हमें कि सेबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। यस, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का पावर कब मिला था? 1992 में मिला था। सेबी वॉज एस्टैब्लिश इन 1992 अंडर सेबी एक्ट। सेबी एक्ट के अंडर, सेबी एक्ट के तहत जो है सेबी एस्टैब्लिश हुआ था 1992 में। सेबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट को लेमैन के टर्म्स में बोलेंगे तो स्टॉक मार्केट, उसको जो है वो रेगुलेट करती है सेबी, ठीक है। तीनों जो है वो ऑप्शंस करेक्ट है। अब प्रीलिम्स 2019 में कौन सा क्वेश्चन आया था? विथ रेफरेंस टू द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेबी कैन इंस्पेक्ट द बुक ऑफ accounts of any stock exchange. SEBI is not authorized to register intermediaries in security market. Which of the following statement are above correct? सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। सेबी कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज का जो बुक है, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज का जो हिस्ट्री है, वो जो सेबी है वो रेगुलेट कर सकती है, वो इंस्पेक्ट कर सकती है। हाँ, वो इंस्पेक्ट कर सकती है, ठीक है। सेबी इज नॉट ऑथराइज्ड टू रजिस्टर, ये गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी मेंस में क्या क्वेश्चन आ चुके हैं वो हम देखते हैं। मेंस 2017 में क्वेश्चन आया था। तो सेबी हैज रिसेंटली टाइटेंड द नॉर्म्स फॉर म्यूचुअल फंड्स। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सच regulations and their potential impact on mutual fund industry and investments, ठीक है। जीएस पेपर 3 में आया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सब्जेक्ट के अंदर आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हमें क्या मतलब इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं? म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया है कि म्यूचुअल फंड्स में जो है वो सेबी ने थोड़ा नॉर्म्स जो है वो टाइटन कर लिए थे। सेबी ने थोड़े नॉर्म्स थोड़े रिस्ट्रिक्ट कर लिए थे। वो तो क्यों किए थे, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन था उसका इफेक्ट क्या है, उसके इम्पैक्ट्स क्या है, उसके क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट्स है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, वो सब हमें बताना है, ठीक है। CSE 20 मेंस 2015 और 2013 में ये दोनों क्वेश्चंस आ गए थे। आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। सेबी क्या है? अब सेबी के बारे में जान लेते हैं। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया, एस्टैब्लिश्ड इन 1988 एंड गिवन स्टैट्यूटरी पावर इन अप्रैल 12, 1992। इसको जो सेबी जो बॉडी है वो जो है एस्टैब्लिश हो गई थी 1988 में, और इसको जो स्टैट्यूटरी जो पावर है वो 1992 में दी गई थी, ठीक है। कौन से एक्ट के तहत? सेबी एक्ट के तहत, ठीक है, अंडर सेबी एक्ट। फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ सेबी, रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, स्टॉक मार्केट का रेगुलेशन देखती है ये। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन देखती है। सेबी का इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग द इन्वेस्टर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स in securities and promoting the development and regulating
सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है और जो इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है उसे बनाए रखती है, उसे प्रोटेक्ट करती है। प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस, सेबी प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है, उसको एडमिनिस्टर करना, उसको मॉनिटर करना, वो ना हो, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो लागू करना वो सेबी देखती है, ठीक है, प्रोहिबिट करती है वो इन सारे फ्रॉड्स के लिए। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर एंड एक्विजिशन, सेबी रेगुलेट्स सब्सटेंशियल एक्विजिशंस ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स ऑफ कंपनीज। आगे पढ़ते हैं, की फैक्ट्स क्या है अब इसके बारे में, ठीक है। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1988 में, स्टैट्यूटरी पावर इसको 1992 में दी गई थी सेबी एक्ट के तहत। सेबी एक्ट कब लॉन्च हुआ था? 1992 को लॉन्च हुआ था। हेडक्वार्टर्स क्या है इसके? मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। बाकी करंट चेयरमैन जो है इसके मधाबी पुरी बुच, ठीक है, ये है एज ऑफ अगस्त 2024, अगस्त 2024 तक, मतलब अगस्त 2024 तक का ये डेटा है कि ये जो है वो चेयरमैन है अगस्त 2024 तक। बोर्ड मेंबर्स क्या है? बोर्ड सेबी बोर्ड मेंबर्स इंक्लूड चेयरमैन, 2 मेंबर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 1 मेंबर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड 5 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बाकी 5 मेंबर को। एक आरबीआई का जो मेंबर होता है वो होता है, ठीक है, मेंबर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा 2 मेंबर्स जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा होते हैं, और एक चेयरमैन होता है। Functions and roles. Regulation of market intermediaries. SEBI regulates intermediaries like stockbrokers, sub-brokers and other entities associated with securities market. Security market से जो entities associated है, stock brokers, sub-brokers जो भी है वो regulate करती है। इन्वेस्टर एजुकेशन, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका एजुकेशन, मतलब उनको एजुकेट करना स्टॉक के बारे में, उनके सब कुछ बताना। न्यूज़ भी बताती है कि डेली न्यूज़ क्या है, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस, मॉनिटर और सर्वेलेंस करती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला जो टॉपिक है, अर्थक्वेक 2000 years ago abruptly changed गंगा रिवर्स कोर्स। अब हम गंगा रिवर जो है 2500 ईयर्स अगो क्या हुआ था, एक अर्थक्वेक ने जो है अर्थक्वेक टेक प्लेस, अर्थक्वेक आया था, उससे गंगा का जो रूट है, गंगा रिवर जो है हमारी, उसका रूट जो है वो चेंज हुआ था, ठीक है। ऐसा जो है रिपोर्ट्स हमें बता रही है। कौन सी रिपोर्ट्स बता रही है, क्या डिटेल में बता रही है, हम इस जो आर्टिकल है उसमें पढ़ेंगे। तो इतना ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्टिव था वो अर्थक्वेक की गंगा रिवर का रूट ही चेंज कर दिया, तो उसका डिस्ट्रक्शन आप जान सकते हो कि कितना ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक था। आगे पढ़ते हैं कि इस टॉपिक के बारे में। A recent study has revealed that massive earthquake around 2500 years ago dramatically altered course of Ganga River. उस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या था? 7.5 to 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो आया था, जिसने गंगा रिवर का जो है वो रूट चेंज कर दिया था। लोकेशन क्या है? द क्वेक लाइकली अकर्ड इन द रीजन्स वेयर इंडियन टेक्टोनिक प्लेट मीट्स यूरेशियन प्लेट्स अफेक्टिंग एरियाज इन प्रेजेंट डे बांग्लादेश। डिस्कवरी क्या क्या हुई थी? वो देख लेते हैं। इम्पैक्ट, सिस्मिक इवेंट वॉज पावरफुल इनफ टू रीरूट द मेन चैनल ऑफ गंगा रिवर। गंगा रिवर का जो मेन चैनल था वो इस अर्थक्वेक ने रीरूट कर दिया था, मतलब एक अलग डायरेक्शन दे दी थी। इतना डिस्ट्रक्टिव था ये। डिस्कवरी क्या क्या है? रिसर्चर्स यूज सैटेलाइट इमेज एंड फील्ड स्टडीज टू आइडेंटिफाई एंशिएंट रिवर चैनल्स अबाउट 100 किलोमीटर्स साउथ ऑफ ढाका, बांग्लादेश। ढाका के साउथ बांग्लादेश में जो है ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स तक रिसर्चर्स ने सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा जो है वो देखा है, कि रिसर्च किया है कि क्या रूट था गंगा का, ठीक है। दे फाउंड लेयर्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड ड्यू टू अर्थक्वेक इंडिकेटिंग सडन चेंज इन रिवर कोर्स, ठीक है। जब रिसर्चर्स ने जो सैटेलाइट से जो है वो रिसर्च करी तो उनको जो है एक सैंड का रूट मिला, ठीक है। लेयर्स ऑफ सैंड मिले जिसने जो है वो रूट चेंज कर दिया था। जो पहले वाला जो रूट था उसके ऊपर जो है सैंड लेयर्स बैठ चुके हैं, वो रूट जो है वो डिस्कवर किया था,
ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिवर एवोल्यूशन, नॉर्मली रिवर्स चेंज कोर्स ग्रेजुअली ओवर ईयर्स और डेकेड्स ड्यू टू सेडिमेंट बिल्डअप। नॉर्मली क्या होता है, सेडिमेंट बिल्डअप की वजह से जो है वो रिवर्स अपना रूट चेंज कर देती है, नॉर्मली ये होता है, और वो इतना मतलब धीरे धीरे होता है कि ईयर्स डेकेड्स लग जाते हैं उस चीज़ को। बट एक अर्थक्वेक इतना ज़्यादा पावरफुल अर्थक्वेक था 7.5 या 8 मैग्नीट्यूड वाला, जिसने कोर्स ही चेंज कर दिया गंगा का, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था ये। हाउएवर द अर्थक्वेक कॉज्ड एन इमीडिएट एवोल्यूशन ड्रास्टिकली ऑल्टरिंग द रिवर्स पाथ, ड्रास्टिकली ऑल्टर हो गया था रिवर का पाथ, ठीक है। जियोलॉजिकल एविडेंस क्या क्या है, द टीम फाउंड सैंड डायलेक्ट्स इन सॉइल विच आर फीचर क्रिएटेड बाय सिस्टमिक एक्टिविटी। सिस्टमिक एक्टिविटीज़ के द्वारा जो वो क्रिएट किए जाते हैं, डिसलाइक्स इन सॉइल क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, डायलेक्ट्स इन सॉइल क्रिएट किए जाते हैं, वो दिखे हैं उन जगहों पर। These dialects were all formed simultaneously dating back approximately 2500 years ago। जो dialects है वो सिस्टमिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म होते हैं, और ये जो डायलेक्ट्स है वो साइमल्टेनियसली फॉर्म हुए थे, ठीक है, साथ साथ फॉर्म हुए थे। और इसका जो जब इस पर स्टडी किया जाए, इसका डेट जो है वो निकाला गया, तो वो जो है 2500 ईयर्स पहले के जो है वो दिखाई दिए हमें। आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर इम्प्लीकेशन। स्टडी हाईलाइट्स दैट द पोटेंशियल फॉर सिमिलर सिस्टमिक इवेंट टू अकर इन द रीजन विच इज डेंसली पॉपुलेटेड एंड वल्नरेबल टू अर्थक्वेक्स। जो लोकेशन है, ठीक है, जिस लोकेशन पे ये हुआ था, साइंटिस्ट का कहना है कि फ्यूचर में भी एक अर्थक्वेक आ सकता है ऐसा, जो डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है, डेंस पॉपुलेशन है वहाँ पर, और वल्नरेबल टू अर्थक्वेक, वो वल्नरेबल है अर्थक्वेक्स के लिए, ठीक है, वहाँ पर भी एक और ऐसा अर्थक्वेक आ सकता है। अंडरस्टैंडिंग पास्ट इवेंट्स हेल्प इन प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर सिस्टमिक रिस्क। जो पहले के जो इवेंट्स हो चुके हैं, पहले के जो इतने मैसिव अर्थक्वेक्स आ चुके हैं, पहले की सिस्टमिक एक्टिविटीज़ को देख के जो है आगे आने वाले जो रिस्क है वो हम टेक ओवर करते हैं, आगे आने वाले जो रिस्क है उससे हम बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, अब गंगा रिवर के बारे में जान लेते हैं कि गंगा रिवर का ओरिजिन क्या है, इनकी ट्रिब्यूटरीज क्या है। रिवर सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और भी इंडिया की जो रिवर्स है उनका, ठीक है। अभी फिलहाल गंगा रिवर का देख लेते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर और बाकी सारे रिवर्स का धीरे धीरे आएगा आगे। गंगा रिवर का ओरिजिन जान लेते हैं। गंगा रिवर originated from Gangotri Glacier in Indian state of Uttarakhand at elevation of about 4,100 मीटर्स। एक इतने 4,100 मीटर के एलिवेशन पे जो है गंगोत्री से जो है गंगा का ओरिजिन हुआ है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से जो है ओरिजिन हुआ है। लेंथ जो है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 2525 किलोमीटर्स है, मेकिंग इट्स लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। लॉन्गेस्ट रिवर है, सबको पता ही है, ये बेसिक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। बेसिन एरियाज कवर्स एन एरिया अबाउट, इतना स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया जो है वो कवर करती है, विच इज अबाउट 1/4 ऑफ इंडियाज लैंड एरिया। कोर्स एंड ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है इसकी। अपर कोर्स बिगिंस इन हिमालयाज एंड फ्लोज थ्रू उत्तराखंड। हिमालयाज में बिगिन करता है, हिमालय से शुरुआत होती है, और उत्तराखंड में जो है वो फ्लो होता है आगे। ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, अपर कोर्स की ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है। अपर कोर्स में क्या आता है, हिमालयस, मैं मैप में दिखा देती हूँ आपको एक बार, ये मैप है, ठीक है, ये हिमालयस का पोर्शन आ जाता है, ठीक है, हिमालयस, और यहाँ पर जो है वो उत्तराखंड यहाँ पर से ऐसे आ जाता है, ठीक है, यहाँ से बिगिन होता है, ठीक है, यहाँ से बिगिन होके जो है वो ऐसे करके फ्लो होता है नीचे, तो इसको अपर कोर्स कंसिडर कर दिया जाता है, इसको अपर कोर्स कंसिडर कर दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है अपर कोर्स की। भागीरथी, अलकनंदा एंड मेन आर द मेन हेड स्ट्रीम्स दैट मीट देवप्रयाग टू फॉर्म गंगा। भागीरथी और अलकनंदा जो है वो देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है, मीट्स हेड स्ट्रीम मीट्स एट देवप्रयाग टू फॉर्म गंगा। गंगा को फॉर्म करने के लिए ये दोनों भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती है, गंगा फॉर्म फिर देवप्रयाग में मिलते हैं, वहाँ से गंगा फॉर्म होती है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, मिडिल कोर्स क्या है? फ्लोज थ्रू द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है मिडिल कोर्स की? यमुना, गंडक, कोशी एंड सन। ठीक है, लोअर कोर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्लोज इनटू बांग्लादेश वेयर इट इज नोन एज द पद्मा एंड फाइनली merges with the Brahmaputra and Meghna river with rivers before emptying into Bay of Bengal। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल यहाँ पर जो है वो एम्प्टी होती है, यहाँ से शुरुआत होती है। ये भागीरथी और अलकनंदा से मिलके यहाँ से जो है वो गंगा आती है। ठीक है, यहाँ से फिर मिलती है, फिर ये आगे बढ़ती है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जो है वो एम्प्टी होती है। आगे पढ़ लेते हैं, कल्चर एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। अब गंगा रिवर का कल्चर और रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है? गंगा इज कंसिडर्ड सेक्रेड इन हिंदुइज्म एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। गॉडेस गंगा को वर्शिप किया जाता है। ठीक है, गॉडेस गंगा जो रिवर मतलब गंगा जो रिवर है उसको कंसिडर किया जाता है, बहुत पवित्र कंसिडर किया जाता है। ठीक है, मेजर रिलीजियस सिटीज अलॉन्ग विथ इट्स बैंक इंक्लूड वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद एंड ऋषिकेश। ये जो भी है वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज और ऋषिकेश, इन मेजर सिटीज़ को जो है वो सेक्रेड माना जाता है। गंगा जी के जो किनारे पे है वो काफ़ी मंदिर टेम्पल्स जो है वो देखे जाते हैं, हमें काफ़ी सेक्रेड माना जाता है। काफ़ी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है वो जो है गंगा जी के घाट पे जो है वो होती है। ठीक है, कुंभ मेला, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग्स इन वर्ल्ड, हेल्ड एवरी 12 ईयर एट 4 लोकेशंस, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक। नासिक, प्रयागराज, उज्जैन में जो है कुंभ मेला जो है वो होता है। वो एक बहुत ज़्यादा ही रिलीजियस गैदरिंग माना जाता है। इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस, एग्रीकल्चर, द गंगा बेसिन इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन द वर्ल्ड, सपोर्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू एग्रीकल्चर। गंगा का जो बेसिन है, ठीक है, गंगा के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखी जाती है इंडिया में, और वो बहुत बेनिफिट करता है एग्रीकल्चर को। ठीक है, irrigation, extensive canal system derives water from Ganga from irrigation purpose, crucial for crop like rice, wheat, sugarcane and lentils। ठीक है, राइस, वीट, शुगर केन और लेंटिल्स के लिए जो है वो ये जो क्रॉप्स है उनमें काफ़ी ज़्यादा पानी की जो मात्रा है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो इरिगेशन जो है उसका बहुत अच्छे से होता है। और इन सारे क्रॉप्स को जो है मतलब ये सारे क्रॉप्स जो है वो गंगा जी के बेसिन पे जो है वो ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, hydropower, several hydroelectric projects are located on the Ganga and its tributaries। गंगा जी और उनकी ट्रिब्यूटरीज पे जो है वो काफ़ी सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो लोकेटेड है। एनवायरमेंटल इश्यूज, अब इश्यूज क्या है? एनवायरमेंटल इश्यूज देख लेते हैं। Pollution, the river faces several pollution due to industrial discharge, sewage and agricultural runoff and religious activities। Religious activities, agricultural runoff और sewages और industrial wastage से क्या होता है ना कि ये pollution जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है गंगा जी का। तो बहुत बार हमने न्यूज़ में देखा है कि मतलब बहुत पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, उसका क्वालिटी बहुत वीक हो गई है। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो है वो होती है। कंजर्वेशन एफर्ट, इनिशिएटिव्स लाइक गंगा एक्शन प्लान एंड नमामि गंगा प्रोग्राम एम टू क्लीन एंड रिजुविनेट द रिवर। गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगा प्रोग्राम जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जो है गंगा जी का जो पानी है, गंगा के जो वाटर है और गंगा के जो बेसिन है, वो जो एरियाज़ है वहाँ पर जो क्लीनलीनेस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो होते हैं ताकि जो पानी है वो सही रहे, क्लीन रहे। ठीक है, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड पॉल्यूशन थ्रेटन्स वेरियस स्पीशीज। अब जाहिर सी बात है कि पॉल्यूशन और जो बायोडाइवर्स वो जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है वो होगा इन रीजंस की वजह से, क्योंकि
जो स्पीशीज़ है वो, मतलब जो स्पीशीज़ है वो ज़्यादातर क्या होता है ना, पोल्यूशन की वजह से जो कुछ कुछ स्पीशीज़ है वो वैनिश हो जाती है, कुछ कुछ स्पीशीज़ है जिनका नंबर कम हो जाता है, ठीक है, थ्रेटन हो जाती है वो स्पीशीज़, इस सब कुछ की वजह से होता है। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, वो बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा अर्थक्वेक के बारे में जान लेते हैं। अर्थक्वेक जो मतलब टॉपिक से रिलेटेड ही है ये, ठीक है। अर्थक्वेक का डेफिनेशन क्या है? सडन शेकिंग ऑफ अर्थ कॉज्ड बाय पैसेज ऑफ सिस्मिक वेव्स थ्रू अर्थ्स रॉक्स। अर्थ के रॉक्स से जो है सिस्मिक वेव्स के पैसेज से जो है वो अर्थ के प्लेट्स का जो है वो खिसकना, अर्थ का जो है वो शेक होना, उसको अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स, ठीक है। इस टॉपिक के बारे में, अर्थक्वेक के टॉपिक के बारे में आप जो है वो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अच्छे से कि क्या होता है अर्थक्वेक, उसके टाइप्स क्या होता है, इन तीनों टाइप में क्या होता है, सरफेस वेव क्या होती है, ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे अच्छे से। कोर्स ऑफ अर्थक्वेक, कोर्स ऑफ अर्थक्वेक, टेक्टोनिक मूवमेंट्स, most common cause due to the movement of tectonic plate at convergent, divergent and transform boundaries, ठीक है। टेक्टोनिक मूवमेंट के बारे में बताया है, वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में बताया कि वोल्केनिक एक्टिविटी से भी जो है अर्थक्वेक जो है वो एमर्ज होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज से भी एमर्ज होते हैं, माइनिंग की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। सिस्मिक एक्टिविटीज जो है वो माइनिंग की वजह से भी होती है, ठीक है। और माइनिंग मतलब पता ही आपको, माइनिंग से जो है वो खोखला हो जाता है ज़मीन जो है, उस वजह से जो है वो अर्थक्वेक जैसी बड़ी डिस्ट्रक्टिव जो प्रॉब्लम्स है वो दिखाई देती है। मेजरमेंट फॉर अर्थक्वेक को मेजर क्या करता है, ठीक है। रिचर्ड स्केल मेजर्स मैग्नीट्यूड, जो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है, कितना मैग्नीट्यूड से अर्थक्वेक आया था, उसे रिचर्ड स्केल जो है वो मेजर करती है। मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, प्रेफर्ड स्केल टुडे फॉर मेजरिंग साइज ऑफ अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक की साइज को मेजर करती है ये। मॉडिफाइड, ये इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, रिचर्ड स्केल भी जान सकते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया, अर्थक्वेक के जोन्स क्या क्या है? सिस्मिक जोन, वल्नरेबल एरियाज। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 सिस्मिक जोन्स, 4 सिस्मिक जोन में इंडिया जो है वो डिवाइड की जाती है अर्थक्वेक के मामले में। वो क्या है अभी हम जानते हैं। देखिए ये जो है सिस्मिक एक्टिविटीज़ का जो है वो मैप है, ठीक है। जोन 2 जो है, ठीक है, जोन 2 से जोन 5 तक की सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती है, जो इंडिया में जो है सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती है जोन 2 से लेके जोन 5 तक, ठीक है, दिखाई देती है। इंडिया को डिवाइड किया गया है, तो ये जो लाइट जो दिख रहा है, जो ये पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये सारा जो पोर्शन है वहाँ पर जो है ये जो पोर्शन है वो लीस्ट एक्टिव है, ठीक है। ये पोर्शन जो है वो लीस्ट एक्टिव जोन है, ठीक है। वहाँ पर होगी भी तो बहुत कम मैग्नीट्यूड से अर्थक्वेक आएगा या फिर नहीं आता है मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो, ठीक है, बहुत लीस्ट एक्टिव होता है ये। जोन 3 क्या होता है? अब जोन 3 कौन सा एरिया आ गया? ये वाला एरिया, ठीक है, ये पूरा जो एरिया है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये जोन 3 है, ठीक है, इसको कंसिडर करते हैं जोन 3। इसमें एक्टिव है, इसमें जो है वो मॉडरेट आता है, ठीक है, एक्टिव है, सिस्मिक वेव जो है वो आती है इस पर मॉडरेट आती है। ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, इसमें मॉडरेट आती है। अब जोन 4 क्या है? जोन 4 ये वाला पोर्शन हो जाता है, ठीक है, वो हाई रिस्क पे होता है क्योंकि उसमें जो है देखिए ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो हाई रिस्क पे आता है, ठीक है, ये सारा जो है वो हाई रिस्क वाला पोर्शन है। यहाँ पर जो है वो रिस्क बढ़ जाता है, यहाँ पर जो है वो रिस्क बढ़ जाता है अर्थक्वेक का। अगला जो जोन है मैं बताती हूँ, अगला जो है ये वाला जोन है, ये बहुत मतलब इसकी इंटेंसिटी अगर अर्थक्वेक यहाँ आ गया तो बहुत डिस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी होती है। ये कुछ जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट, कुछ यहाँ पर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का कुछ पार्ट, गुजरात का कुछ पार्ट, ठीक है, यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा, इधर बिहार का भी ये जो पार्ट है वो, यहाँ पर जो अगर कोई अर्थक्वेक आ गया तो उसका मैग्नीट्यूड हाई होता है और यहाँ पर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैप याद रखेगा, मैप के थ्रू अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि ये एरिया यहाँ पर है, उसका जोन इतना इतना है। ठीक है, इजी हो जाता है मैप से पढ़ना काफ़ी। ठीक है, आज के आज के जो है आर्टिकल्स हम यही ख़त्म होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो है वो PYQs में आ चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, गंगा टॉपिक से रिलेटेड, रिवर गंगा से, वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? टेस्टा सिक्किम, अलकनंदा उत्तराखंड, तुंगभद्रा महाराष्ट्र, भीमा कर्नाटका, इसमें से जो है कौन सा पैर जो है वो मार्क्ड नहीं है सही, वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन आ चुका है 2013 में। ठीक है, अलकनंदा जो है वो गंगा की जो है वो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहिए ये क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, विच, ये इसमें से कौन सी जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है 2017 में। तो क्वेश्चन की इंटेंसिटी सबको पता चल रहा होगा, काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, सारे रिवर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है, आगे भी काफ़ी और रिवर्स है, उनके बारे में पता होना चाहिए आपको, उसका रिवर सिस्टम एटलीस्ट उसके ट्रिब्यूटरीज तो पता ही होने चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ पता ना हो तो। मेंस में भी काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है, क्वेश्चन आ चुका है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर गंगा इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया एनवायरमेंट और इकोलॉजी के टॉपिक से जो है ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 2019 के GS पेपर 1 में। क्वेश्चन 2 है 2017 GS पेपर 3 में आता। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम, हाउ इट सीक्स टू एड्रेस द इशू ऑफ पोल्यूशन इन गंगा रिवर। मैंने अभी बताया गंगा रिवर का जो वाटर है उसे क्लीन करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स जो है उस पर वर्क करती है गवर्नमेंट। तो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है, उसके की फीचर्स क्या है वो इस आंसर में आपको बताना था। ये क्वेश्चन आ चुका है 2017 में। क्वेश्चन 3 जो है वो 2015 में क्वेश्चन आ चुका है GS पेपर 3 के ऊपर। The Ganga Action Plan was initiated with a lot of fanfare, but it hardly succeeded in achieving its object. Critically examine. गंगा एक्शन प्लान जो है वो एक और प्रोजेक्ट था। गंगा वाटर की जो क्वालिटी है उसे इंक्रीज करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, उसे और अच्छा बनाने के लिए एक और प्रोग्राम उन्होंने कंडक्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। बट उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है उसका सक्सेस नहीं हो पाई, इतना फुलफिलमेंट नहीं हो पाया ऑब्जेक्टिव्स का। तो क्यों नहीं हो पाया, क्या रीजंस थे उसके, उसको एग्जामिन करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, ये पहले आ चुके हैं और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गंगा रिवर का टॉपिक है, अर्थक्वेक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। तो दोनों चीज़ें अच्छे से पढ़िए, इससे रिलेटेड और भी कोई न्यूज़ अगर आएगी तो उससे बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़िए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, और कल हम आएंगे और अच्छी न्यूज़ के साथ में। ठीक है, थैंक यू, बाय।